नमस्कार। चलिए आज उन महान नैतिक विचारों की दुनिया में चलते हैं जिन्होंने हजारों साल पहले की दुनिया को आकार दिया था। जरा सोचते हैं कि कैसे प्राचीन समाजों ने एक बेहतर और सद्गुणी जीवन की नींव रखी। तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसने शास्त्रीय युग के सबसे बड़े विचारकों को आप कह सकते हैं गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया, और इसी सवाल ने आने वाली सदियों के लिए इंसानी सोच की दिशा ही बदल दी। देखिए, ये एक बहुत बड़े बदलाव का दौर था। जैसे जैसे समाज फैल रहे थे, बड़े हो रहे थे, उन्हें नई बौद्धिक और नैतिक नींव की जरूरत महसूस होने लगी। अब पुरानी परंपराएं इतने बड़े और जटिल साम्राज्यों को चलाने के लिए काफी नहीं थी। इस दौर में साहित्य सिर्फ कहानियां सुनाने से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया। ये एक शक्तिशाली औजार बन गया जो बड़े बड़े साम्राज्यों को चलाने की मुश्किलों और दार्शनिक सवालों को सुलझाने में मदद करता था। समझिए कि ये समाज को राह दिखाने वाला एक आईना बन गया था। तो आज हम एक बड़े ही रोमांचक सफर पर निकलेंगे। हम चीन के सद्भाव से लेकर भारत के कर्तव्य तक, फिर ग्रीस के तर्क से होते हुए रोम की व्यवस्था तक जाएंगे और एक बेहतर जीवन के लिए इन 4 अनोखे नक्शों को समझेंगे। हमारा पहला पड़ाव है चीन। यहाँ का लक्ष्य था एक ऐसा समाज बनाना जो पूरी तरह से संतुलित और सामंजस्यपूर्ण हो। कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं ने, आप कह सकते हैं कि समाज के हर सदस्य के लिए सही आचरण की एक पूरी गाइडबुक तैयार कर दी। यहाँ साहित्य को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता था, बल्कि उसे सद्गुण विकसित करने का एक जरिया माना जाता था, जहाँ हर व्यक्ति का समाज में एक तय स्थान और एक कर्तव्य था। लेकिन सिर्फ नियम ही नहीं थे। इस व्यवस्था को ताओवाद के विचारों ने एक गहरा संतुलन दिया, जो प्रकृति के साथ सहज सद्भाव और सादगी को सबसे ऊपर रखता था। मतलब, एक तरफ समाज के नियम थे तो दूसरी तरफ प्रकृति के साथ एक होकर जीने का दर्शन। और इसी संतुलन ने वहाँ एक बहुत ही समृद्ध नैतिक दुनिया बनाई। चलिए अब चीन से निकलकर भारत की तरफ चलते हैं, जहाँ जीवन को एक ब्रह्मांडीय कर्तव्य और आध्यात्मिक गहराई के नजरिए से समझा गया। महाभारत जैसे महान ग्रंथ वो सिर्फ कहानियां नहीं हैं, है ना? असल में वे नैतिक दुविधाओं और किसी व्यक्ति के धर्म यानी उसके कर्तव्य की दिल को छू लेने वाली खोज हैं। वो हमें ये सिखाते हैं कि सही और गलत के बीच का रास्ता चुनना कितना मुश्किल और कभी-कभी कितना दर्दनाक भी हो सकता है। यहाँ पर लक्ष्य सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं था, बल्कि रस के जरिए दर्शकों को करुणा, वीरता या प्रेम की एक गहरी अनुभूति कराना था। मतलब, कला का असली मकसद आत्मा को छूना और उसे भीतर से बदलना था। अब आते हैं ग्रीस पर, और यहाँ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। यहाँ ध्यान परंपरा से हटकर तर्क की शक्ति और इंसान के जीवन की दुखद सच्चाई पर चला गया। जैसे ऑडिपस रेक्स जैसी त्रासदियां, ये इंसान के चरित्र के लिए एक आईना बन गई। ये नाटक इस बात की पड़ताल करते थे कि भाग्य की विशाल शक्ति के सामने हमारा ज्ञान और हमारी इच्छा शक्ति कितनी सीमित है। क्या कोई इंसान अपनी नियति से लड़ सकता है? यही उनका सबसे बड़ा और गहरा सवाल था। अब एक बात जो सच में बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि ग्रीस और भारत ने नाटक के मकसद को कितने अलग-अलग नजरियों से देखा। एक तरफ जहां ग्रीस में नाटक का लक्ष्य था कैथारसिस यानी डर और दया जैसी भावनाओं को जगाकर मन को शुद्ध करना, वहीं भारत में रस के जरिए एक सुंदर और गहरी भावना का आनंद लेना था। और अब हमारे सफर की आखिरी मंजिल, रोम। रोम ने क्या किया? उसने ग्रीक आदर्शों को लिया और उन्हें नागरिक कर्तव्य और शाही अनुशासन के अपने व्यवहारिक नजरिए के साथ मिला दिया। रोमन साहित्य, आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही व्यावहारिक औजार था। इसे एक विशाल साम्राज्य को बनाने, उसे चलाने और जरूरत पड़ने पर उसकी आलोचना करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। यहाँ साहित्य का सीधा मकसद था साम्राज्य को मजबूत करना और उसे एक दिशा देना। तो इन अलग अलग प्राचीन दुनियाओं को आज हमारी अपनी दुनिया से क्या जोड़ता है? भले ही ये सब कितने अलग लगते हों, लेकिन इन चारों संस्कृतियों ने साहित्य को एक नैतिक जीवन जीने के लिए एक गाइड की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने कहानी कहने की कला को एक गहरी दार्शनिक खोज में बदल दिया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कहानी सुनाना सिर्फ मनोरंजन नहीं रह गया था। ये गहरी दार्शनिक और व्यक्तिगत जांच पड़ताल का एक जरिया बन गया था, खुद को और इस दुनिया में अपनी जगह को समझने का एक तरीका।
और यही बात इन प्राचीन विचारों की कभी न खत्म होने वाली शक्ति को दिखाती है, जो आज भी हमें अपने जीवन की नींव के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो जरा सोचिए, क्या हम सद्भाव से जीते हैं, कर्तव्य से, तर्क से या फिर व्यवस्था से? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है।